करण हॉस्पिटल पहुंचा तो आदि वही उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही आदि उसके पास आया। सर, इंस्पेक्टर साहब आ चुके हैं और उन्होंने उस डॉक्टर को भी अरेस्ट कर लिया है जिसके साथ मिलकर ऋषभ सर ने नंदिनी को यहाँ इस हॉस्पिटल में रखा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब उस डॉक्टर से पूछताछ कर रहे हैं। वैसे उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। नंदिनी कहाँ है? करण ने उसके साथ आगे बढ़ते हुए पूछा तो आदि हिम्मत करके बोला, उस सामने वाले रूम में। करण उस रूम की ओर बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो रूम के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। वो मन ही मन बोला, हिम्मत तो तुझे करनी होगी करण, क्योंकि नंदिनी की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं तू भी जिम्मेदार है। उसने हिम्मत की और दरवाजा खोलकर अंदर आया। नंदिनी बेड पर लेटी हुई थी। उसकी सेहत बहुत गिर चुकी थी और चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया था। नंदिनी को इस तरह देखकर करण ने खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने नंदिनी को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर फिर कुछ सोचकर अपना हाथ पीछे ले लिया। उसके पीछे ही डॉक्टर भी अंदर आ गए और नंदिनी को इंजेक्शन लगाने लगे। करण गुस्से में उन्हें रोकने ही जा रहा था, पर तभी आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया। सर, इन्हें मैंने बुलाया है नंदिनी मैडम का चेकअप करने के लिए। आई एम श्योर कि नंदिनी मैडम जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी डॉक्टर साहब बोले, आदित्य के साथ मैं उस डॉक्टर से मिला जिसने अब तक इन्हें कोमा में रखा हुआ है। पुलिस के डर से उसने हमें बताया कि ये कोमा में नहीं है, बल्कि इन्हें समय समय पर बेहोशी के इंजेक्शन दिए जा रहे थे। ये खा पी सकती है, इसलिए शायद 3 साल बिस्तर पर रहने के बाद भी इनकी हालत उतनी बुरी नहीं है जितनी 3 साल कोमा में रहने के बाद किसी इंसान की होनी चाहिए। हाँ सर, उस कमीने डॉक्टर के साथ एक नर्स भी अरेस्ट हुई है। उसने बताया कि नंदिनी मैडम अपने होश खो चुकी है और खुद को भी नहीं पहचानती है, पर अगर इनका सही इलाज किया गया तो इन्हें पूरी तरह ठीक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सब सुनकर करण ने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और रूम से बाहर आ गया। आदि भी तुरंत उसके पीछे ही बाहर आया। करण परेशान होकर वही एक चेयर पर बैठ गया। आदि ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। सर, ऐसे खुद को टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि जब मधु भाभी नंदिनी मैडम को इस हालत में देखेगी तो खुद को संभाल नहीं पाएगी। उन्हें यही लगेगा कि नंदिनी मैडम की इस हालत की जिम्मेदार वो है। तब आपको ही उन्हें संभालना होगा, इसलिए हौसला रखिए प्लीज। करण को नंदिनी के साथ बिताए सारे लम्हे याद आ रहे थे। उसे नंदिनी के साथ हो रही अपनी शादी की रस्में भी याद आ रही थी। तभी आदि फिर से बोला, मैं जानता हूँ सर कि नंदिनी मैडम आपका अतीत है जो वर्तमान बनकर आपके सामने आ खड़ा हुआ है, पर आपको इनके साथ साथ मधु भाभी को भी संभालना होगा। करण उठकर खड़ा हुआ और अपने आंसू पोंछकर बोला, आदि, नंदिनी को अभी और इसी वक्त अपनी निगरानी में अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ और जितनी जल्दी हो सके वहां के बेस्ट डॉक्टरों की टीम के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। मुझे जल्द से जल्द नंदिनी पहले की तरह एकदम ठीक चाहिए। उसके इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? यस सर, आदि फट से बोला। और ये बात मधु को पता नहीं चलनी चाहिए कि नंदिनी हमें मिल चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मधु उसे इस हालत में देखे। एक बार नंदिनी की हालत संभल जाए तो मैं खुद उसे सब कुछ बता दूंगा, पर उससे पहले उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। करण की बातें सुनकर आदि उसके पास आया। नहीं चलेगा सर, मधु भाभी को इनके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। करण फिर से नंदिनी के कमरे में आया। नंदिनी अभी भी बेहोश थी। करण ने जैसे ही अपनी हथेली उसके माथे पर रखी तो वो अचानक से चीखते हुए उठ बैठी। उसे इस तरह चीखते देख करण घबराकर पीछे हट गया। आदि भी दौड़कर वहां आ गया। डॉक्टर ने जैसे ही नंदिनी की नब्ज चेक करने के लिए उसकी कलाई पकड़ी तो नंदिनी उनसे अपनी कलाई छुड़ाते हुए फिर से चीखी, छोड़ो, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। डॉक्टर ने उसे फिर से पकड़ने की कोशिश की तो वो डरते हुए रोने लगी और पीछे खिसकते हुए चीखी, देखो मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे, पास मत आना मेरे, जाने दो मुझे, आज मेरी शादी है, जाने दो मुझे यहाँ से। नंदिनी की चीखें सुनकर कुछ और डॉक्टर भी वहां आ गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। नंदिनी रोते हुए चीखी, छोड़ दो मुझे, कुछ मत करना मेरे साथ, छोड़ दो, राक्षस हो तुम सब, जानवर हो, मुझे मेरे करण के पास जाना है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नंदिनी यही सब कहते हुए जोर जोर से चीख रही थी। उसकी चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंजने लगी थी। करण भी ये सब देखकर कांप गया और खुद को संभालने के लिए रूम की दीवार से टिक गया। बहुत मुश्किल से डॉक्टरों ने नंदिनी पर काबू किया और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। वो कुछ देर चीखकर फिर से बेहोश हो गई। उसका पूरा बदन पसीने से तर हो चुका था।
डॉक्टरों ने उसे लेटाया और उसका चेकअप करने लगे। ये सब देखकर करण को भी पसीना आने लगा। उसने खुद को संभाला और अपनी हथेली अपने चेहरे पर फेरी। आदि ने आकर करण को सहारा दिया और उसे बाहर लेकर आया। उसने करण को एक चेयर पर बैठाया। यहाँ बैठिए सर, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। वो दौड़ता हुआ पानी लेने चला गया। करण बाहर तो आ गया था, पर उसकी आंखों के सामने से अभी तक वो मंजर नहीं गया था जो उसने अभी कुछ देर पहले अंदर देखा था। आदि पानी लेकर आया और ग्लास करण की ओर बढ़ाकर बोला, पानी पी लीजिए सर, बेटर फील करेंगे। करण ने पानी का ग्लास लिया और एक सांस में पूरा पानी पी गया। आदि हिम्मत करके बोला, नंदिनी मैडम को इस तरह के दौरे अक्सर पड़ते रहते हैं सर, नर्स ने बताया मुझे। पर आप चिंता मत करिए, वो बहुत जल्द पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। करण उठकर खड़ा हुआ। आदि चाहे कुछ भी हो जाए, मधु को नंदिनी की इतनी सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। अगर उसने नंदिनी को ऐसे देख लिया तो वो तो खुद को ही खत्म कर लेगी। उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कुछ भी नहीं। दूसरी ओर शांति ऋषभ की तस्वीर लिए अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी मधु हाथों में खाने की ट्रे थामे उनके कमरे में आई। उसने ट्रे टेबल पर रखी और हिम्मत करके बोली, बड़ी माँ आपने कल शाम से कुछ खाया पिया नहीं है, प्लीज ये खाना खा लीजिए। थोड़ी देर मेरे पास बैठोगी मधु? शांति ने रोते हुए पूछा। मधु उनके पास आकर बैठी। बड़ी माँ आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, बस मुझे हुक्म देना चाहिए था कि मधु मेरे पास बैठो, क्योंकि आप मेरी बड़ी मोम हो। शांति ने बहुत प्यार से उसके चेहरे को छुआ। मधु तुम बहुत अच्छी हो बेटा, बहुत अच्छी, और तुमसे भी अच्छी तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें इतनी अच्छी परवरिश दी है। पर मैं एक अच्छी माँ कभी बन ही नहीं पाई। शालिनी ने अपनी पहली औलाद मेरी गोद में डाल दी, पर मैंने उससे उसकी उसी औलाद को हमेशा के लिए दूर कर दिया। आज जो कुछ भी हुआ मधु, उसके लिए सबसे बड़ी दोषी मैं हूँ। नहीं बड़ी माँ, पर शांति फिर से बोली, मुझे हमेशा यही लगता था कि अगर करण और ऋषभ एक दूसरे के करीब रहे तो एक दिन शालू मुझसे ऋषभ को छीन लेगी। बस मेरे इसी डर ने ऋषभ के मन में बचपन से करण के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ऋषभ बड़ा होता चला गया, उसके मन में करण के लिए नफरत और गहरी होती चली गई। ऐसे में करण को खुराना कंस्ट्रक्शन की कुर्सी दे दी गई, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ऋषभ उससे कम काबिल नहीं था। मैंने एक बार फिर उनके बीच बनी नफरत की खाई को इतना गहरा कर दिया कि उसके भरने के सारे रास्ते ही बंद हो गए। पर मधु, मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि ऋषभ करण को बर्बाद करने के लिए किसी मासूम लड़की की जिंदगी के साथ खेले। नंदिनी के साथ उसने जो कुछ भी किया, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं उसके इस गुनाह में उसका साथ कभी नहीं देती। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसने उस रात तुम्हारे साथ भी बदसलूकी की थी। मधु, आज ऋषभ के गुनाहों की सजा उसे मिल चुकी है, इसलिए अब उससे नफरत मत करना, उसे माफ कर देना बेटा, क्योंकि तुम्हारी माफी शायद मुझे और ऋषभ के डैड को उसका अंतिम संस्कार करने का हक दे सके। बिना अंतिम संस्कार के मेरे बेटे की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मधु प्लीज उसे माफ कर दो उसे बेटा। इतना कहकर वो मधु के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। मधु की आंखों में भी आंसू आ गए और वो उन्हें अपने गले से लगाकर बोली, एक माँ की ममता से बड़ा मेरा माँ नहीं है बड़ी माँ, इसलिए मैंने आपकी खातिर ऋषभ को माफ किया। शांति ने तुरंत उसकी ओर देखा तो मधु ने मुस्कुराते हुए उनके आंसू पोंछे। हाँ बड़ी माँ, ऋषभ ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मैंने उसके लिए उसे माफ किया। आपकी और मम्मा की खातिर मैंने उसे माफ किया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप जैसा चाहेगी वैसा होगा। वादा? अब तो आप कुछ खा लीजिए प्लीज। शांति ने रोते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया तो मधु उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। इधर मीरा भी परेशान सी रूम की खिड़की के पास खड़ी थी। तभी वहां से गुजर रहे आरव की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पास आया। नींद नहीं आ रही ना? उसने पूछा। आरव की आवाज सुनकर मीरा ने पलटकर उसकी ओर देखा और बैग पर बैठकर बोली, सोने की बहुत कोशिश की मैंने आरव, पर नींद ही नहीं आ रही। आरव उसके पास आया। उसने सामने से एक चेयर उठाए और वो मीरा के सामने बैठकर बोला, मीरा पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद इस घर के हर सदस्य की नींद उड़ गई है। ऋषभ भैया करण भैया से नफरत करते हैं, ये हम सब जानते थे, पर वो अपनी नफरत में ये सब करेंगे, ये तो मैं कभी अपने बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। कल जब मैंने उस वीडियो में ऋषभ भैया की हैवानियत देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ना जाने मधु भाभी और नंदिनी ने ये सब कैसे सहा होगा।
जितना तुमने महसूस किया है ना आरव, उससे कहीं ज्यादा दर्द में मैंने मधु को देखा है। उस हादसे के बाद वो ना जाने कितनी रातें नहीं सोई है। आज भी जब वो हादसा उसे याद आता है तो वो बुरी तरह डर जाती है। ऋषभ को आज उसके किए गुनाहों की सजा मिली है और बेचारी नंदिनी, उसकी तो दर्द का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ना जाने वो कहाँ और किस हाल में होगी। इतना कहकर मीरा सोच में पड़ गई और आरव भी। रात के 1 बजने को आए थे। मधु अभी भी अपने कमरे की बालकनी में खड़ी करण के आने का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते हुए वो वही एक चेयर पर बैठकर बोली, पता नहीं कहाँ रह गए। अब तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें, पर आना तो दूर, इन्होंने तो एक बार फोन करके मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया कि इन्हें आज घर आने में देर हो जाएगी। इस बात की भी परवाह नहीं है इन्हें कि इनकी पत्नी घर पर भूखी बैठी होगी। इतनी क्या नाराजगी कि मेरी परवाह करना ही भूल गए हैं। आने दो, आज तो जानकर ही रहूंगी कि मुझसे इतना नाराज क्यों है। इधर करण ड्राइव करते हुए घर की ओर बढ़ रहा था। वो बस नंदिनी की हालत के बारे में सोच रहा था। ऋषभ, अगर तुम जिंदा हो तो बस एक बार मेरे सामने आ जाओ। वो हाल करूंगा तुम्हारा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। नंदिनी के साथ जो तुमने किया है उसकी इतनी आसान सजा कभी नहीं हो सकती। तुम्हें तो इतनी भयानक सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई भी आदमी किसी लड़की के साथ ऐसा गुनाह करने से पहले करोड़ों बार सोचे। बस एक आखिरी बार तुम मेरे हाथ लग जाओ ऋषभ, बस एक आखिरी बार। इतना कहकर उसने पीयूष को कॉल किया। पीयूष ने तुरंत उसकी कॉल रिसीव की। जी सर। पीयूष, ऋषभ का कुछ पता चला? करण ने ड्राइव करते हुए पूछा। तो पीयूष ने परेशान होकर जवाब दिया, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला सर, पर मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस के साथ ही हूँ मैं, और मैंने हमारे आदमियों को भी ऋषभ सर की तलाश में लगा दिया है। ठीक है, जैसे ही उसके बारे में कुछ भी पता चले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। करण ने इतना कहकर कॉल कट कर दी और अपनी गाड़ी रोकी। वो गाड़ी से बाहर आया और तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। वो जैसे ही अपने कमरे में आया तो उसे मधु कहीं नजर नहीं आई। वो पूल साइड में पहुंचा पर वो वहां भी नहीं थी। उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के 1:45 बज रहे थे। करण बालकनी में आया तो मधु अपने दोनों पैरों को समेटे झूले पर बैठी सो रही थी। बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी, शायद बारिश होने वाली थी। मधु के सामने टेबल पर खाना रखा हुआ था। करण को समझते देर नहीं लगी कि उसने अब तक खाना नहीं खाया और वो उसका ही इंतजार कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। तेज हवा की वजह से मधु के बाल उसके चेहरे को छू रहे थे। करण ने आहिस्ता से अपनी उंगलियों से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे किया और उसे बहुत प्यार से देखने लगा। पर तभी उसे फिर से वही पल याद आया जब मधु नदी में कूदी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गुस्से में वापस अपने कमरे में आ गया। उसने अपने चेंज करने के कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया और टॉवल चेयर पर फेंक कर लाइट्स ऑफ करके बेड पर आकर सो गया। बहुत देर सोने की कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। तेज हवा की वजह से बालकनी के दरवाजे पर लगे पर्दे हिल रहे थे। वो गुस्से में बेड से उठा और फिर से मधु के पास आया। मधु अभी भी सो रही थी। वो उसकी ओर बढ़ा और उसने उसकी बाहें पकड़कर अपनी गर्दन में डाली और उसे अपनी बाहों में उठाकर फिर से रूम में ले आया। उसने मधु को बेड पर लेटाया और वहां से जाने के लिए अपनी गर्दन से उसकी बाहें हटाने लगा, पर मधु ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी। करण एकटक उसे देखने लगा तो वो बिना अपनी आंखें खोले ही बोली, अब आप मेरी गिरफ्त में हैं और तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक आप मुझे ये नहीं बता देते कि आप मुझसे नाराज क्यों हैं। करण ने बिना उसकी ओर देखे उसकी बाहें हटाने की कोशिश की तो मधु उसे अपने और करीब ले आई। उसके इतना करीब जाते ही करण एक पल के लिए अपनी सारी नाराजगी भूल गया और उसे एकटक देखने लगा। मधु ने भी उसकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से उसके गाल पर अपनी हथेली रख दी। अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे सजा दीजिए, पर ऐसी नहीं कि मेरी सांसें ही रुक जाए। अगर आप यूं ही मुझसे नाराज रहे तो मेरी सांसें तो सच में बंद हो जाएगी। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी जान देने का, तो ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। इतना कहकर करण ने गुस्से में मधु की हथेली हटाई और उठकर बालकनी में आ गया। मधु भी उठकर बैठी। उसे करण की ये बात बहुत अजीब लगी और वो सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद उसे वो पल याद आया जब वो करण की जान बचाने के लिए नदी में कूदी थी। उसने अपनी आंखें बंद ली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, तो इसलिए आप मुझसे इतना नाराज है
कि बात करना तो दूर मुझे देख भी नहीं रहे हैं। वो उठकर करण के पास आए और उसके सामने खड़ी होकर बोली, करण, जब ऋषभ के कहने पर आप मुझे बचाने के लिए नदी की ओर बढ़ रहे थे तो आपको बचाने का मेरे पास बस यही एक रास्ता रह गया था कि मैं खुद को खत्म कर दूं, इसलिए तुमने मेरी मधु की जिंदगी खतरे में डाल दी, है ना? करण ने गुस्से में उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे अपने करीब लाकर पूछा। इसे इतने ज्यादा गुस्से में देखकर मधु कुछ बोल नहीं पाई। करण ने उसकी बाहें जोर से पकड़कर पूछा, तुम होती कौन हो मुझसे मेरी मधु को छीनने वाली? क्या सोचकर नदी में कूदने जा रही थी? तुम्हारी जिंदगी पर सबसे पहला हक तुम्हारे पापा का है मधु, और उसके बाद मेरा है, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तू अपनी जिंदगी खतरे में डालो, मेरे लिए भी नहीं। अगर मुझे उस वक्त एक पल की भी देर हो जाती तो तुम्हारी इस बेवकूफाना हरकत की वजह से मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। उस एक पल में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपना सब कुछ खोने जा रही हूँ। जिंदगी में पहली बार करण खुराना ने डर महसूस किया था। तुम्हें हमेशा के लिए खो देने का डर मार दिया था तुमने मुझे उस पल। तुमने जो किया है ना मधु, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। इतना कहकर उसने गुस्से में उसकी बांह छोड़ दी और पलटकर खड़ा हो गया। मधु वही खड़ी होकर रोने लगी। उसने आहिस्ता से करण के कंधे पर हाथ रखा तो उसने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। मधु रोते हुए बोली, ये मेरी खुशनसीबी है करण कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैं आपको बचाने के लिए अपनी जिंदगी देने जा रही थी। पर करण, उस वक्त जब आपके कदम आगे बढ़ रहे थे तो मैंने भी वही सब महसूस किया जो आपने किया था। ऋषभ आपकी जिंदगी पर मौत बनकर मंडरा रहा था करण, इसलिए मैंने। इतना कहकर वो रोने लगी। करण ने अपनी आंखें बंद कर ली। मधु खुद को संभालकर फिर से बोली, उस पल मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया करण। आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली। पर करण, आप भी तो मुझे बचाने के लिए वही करने जा रहे थे ना जो मैंने किया। आपने भी तो मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली थी ना करण। करण पलटकर गुस्से में चीखा, हाँ डाली थी खतरे में, पर मैं खुदकुशी कभी नहीं करता मधु। मेरे कदम मौत की ओर बढ़ जरूर रहे थे, पर अपनी जान देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने और ऋषभ को खत्म करने के लिए। पर तुमने तो मुझ पर 2 पल भी भरोसा नहीं किया और कूद पड़ी उस उफनती नदी में। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से ऋषभ आसानी से मेरे हाथ से निकल गया, वरना मैं उसे उसके गुनाहों की वो सजा देता कि देखने वालों की भी रूह कांप जाती। मधु सिर झुकाकर रोने लगी। करण गुस्से में वहां से जाने लगा तो उसने उसकी कलाई पकड़ ली और आहिस्ता से बोली, आई एम सॉरी। करण ने उसकी ओर देखा। एक बार अगर तुमने ऐसी गलती की होती मधु तो शायद मैं तुम पर थोड़ा गुस्सा करता, पर तुम्हें माफ भी कर देता। पर पिछले 3 दिनों में तुमने एक ही गलती बार बार की है। पहले तो तुम बिना मुझे बताए उस लड़की से मिलने चली गई। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद तुम बिना मुझे बताए मीरा को बचाने के लिए अकेली निकल पड़ी, और वो भी ऋषभ से मिलने के लिए। अगर मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम्हें अंदाजा है कि वहां क्या हो सकता था। अगर मैंने अपने आदमियों को तुम पर और इस घर पर नजर रखने के लिए नहीं कहा होता तो जिंदगी भर में तुम्हें और मीरा को तलाशता रहता, पर तुम मुझे कभी नहीं मिलती क्योंकि ऋषभ को मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। उसकी घिनौनी करतूतों की सजा किसी को भुगतते हुए मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ, और उसके बाद तुम बिना कुछ सोचे बेवकूफों की तरह नदी में जा कूदी। जब तुम्हारा हाथ मेरी पकड़ से छूट रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा मधु, नहीं करूंगा। मधु तुरंत उससे लिपट गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए करण, प्लीज। करण ने उसे खुद से दूर किया और गुस्से में वहां से जाने लगा। तो मधु रोते हुए बोली, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया करण तो मैं तब तक यहाँ खड़ी रहूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते। करण गुस्से में पलटकर बोला, अपनी बकवास बंद करो मधु और चुपचाप ये खाना खाकर सो जाओ। मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, उसे और खराब मत करो। मेरे गुस्से को और हवा मत दो, वरना ये गुस्सा तुम पर ही बरसेगा, समझी तुम? तो कर लीजिए मुझ पर गुस्सा, चाहे तो गुस्से में मुझे 2 थप्पड़ भी मार लीजिए, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मधु फिर से बोली तो करण गुस्से में उस पर भड़का, शट अप मधु, जस्ट शट अप। ये खाना खाओ और चुपचाप बेड पर जाकर सो जाओ। नहीं खाना मुझे खाना और नहीं सोना है। मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते। करण का गुस्सा और बढ़ गया। ठीक है,
जो तुम्हारे दिल में आए करो, वैसे भी तो तुम्हारे मन की ही करती हूँ। इतना कहकर करण गुस्से में रूम में आ गया। उसने रूम की लाइट्स ऑफ की और सो गया। मधु मन ही मन बोली, अगर आप जिद्दी है करण तो मैं भी आपकी बीवी हूँ। यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक आप मुझे माफ करके अपनी बाहों में नहीं ले लेते। करण बेड पर लेटे हुए मन ही मन बोला, नंदिनी की हालत देखने के बाद मुझे ये सोचकर भी डर लग रहा है कि अगर उस रात नंदिनी ने तुम्हें ऋषभ और उसके दोस्तों से नहीं बचाया होता तो शायद आज तुम वहां होती जहां मैं नंदिनी को देखकर आया हूं। तुमने अगर नंदिनी को इस हालत में देख लिया मधु, तो खुद को कभी नहीं संभाल पाओगी। जब तक नंदिनी ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे तुम्हें उससे दूर ही रखना होगा। यही तुम्हारे लिए ठीक है। और रही बात मेरी नाराजगी की, तो मैं तुमसे सच में बहुत नाराज हूँ मधु। बहुत। तुम्हें खो देने का ख्याल मुझे अभी भी डरा रहा है। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे मधु, और तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकता, इसलिए अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। यही सब सोचते हुए करण की आंख लग गई। दिन भर पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल के चक्कर लगाकर वो बहुत थक गया था, और पिछली रात भी वो सोया नहीं था, इसलिए कब वो गहरी नींद में सो गया उसे पता ही नहीं चला। इधर तेज बारिश शुरू हो गई थी, पर मधु वहां से हिली भी नहीं। वो अभी भी वही खड़ी थी जहां करण उसे छोड़ आया था। लेखिका कविता वर्मा।